नमस्कार, मैं रति सक्सेना आज से एक नया शुरू करने वाली हूँ और इसके लिए मैं ना तो कोई वो कर रही हूँ, पब्लिसिटी कर रही हूँ और ना ही मैं इसका कोई पोस्टर बना रही हूँ। सिर्फ़ मुझे लगा कि जो मैंने यात्राएँ की थी और क्योंकि ये यात्राएँ मेरी साहित्य से भी जुड़ी हुई थी, तो फिर मुझे लगा कि मेरी देखने की दृष्टि यात्राओं की दूसरी रही होगी, तो सिर्फ़ मैं वो शेयर कर रही हूँ। और जब-जब मुझे टाइम मिलेगा और मैं लगेगा कि मैं अब खाली हूँ, तो मैं ऐसे में कर दूँगी, जो सुनेगा वो सुन लेगा। तो कहानियाँ हैं बस ये सोचिए कि हम आप ऐसा सोचिए कि हमने बस यात्राओं की किस्से कहानियाँ हैं। अ, मैंने किसी को भी इसको टैग नहीं किया है, इसलिए वो आपस में टैग कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। तो मैं सबसे पहले अपनी जो पहली यात्रा है, उसका मैं वर्णन करती हूँ। वो मैंने यूरोप की यात्रा थी और इसमें यूरोप के मैंने 3 देशों में 4 देशों में मैंने यात्रा की थी एक साथ। इसके साथ में एक ख़ासियत ये थी कि उससे पहले मेरी यूरोप की यात्रा नहीं थी, अमेरिका वग़ैरह में अपने पारिवारिक काम से बाहर गई थी, लेकिन यूरोप की यात्रा घूमने के पर्पज़ से नहीं हुई थी। तो ये जो स्थिति ऐसी हुई कि हमने कृत्या 5 में शुरू किया, 2008 में हमारी कृत्या फेस्टिवल पंजाब में हुआ था। पंजाब में हमने किया और वहाँ पर ऐसा हुआ कि अम, नॉर्वे से ओडवे क्लीवे आई थी और अ, वियना से पीटर आए थे और तो इन लोगों ने ये कहा कि आप जब यहाँ पर जब कभी आप यूरोप आओ तो हम लोगों के पास भी आना। अब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो सोचते भी नहीं हैं, जो हमारी कल्पना में रहता है क्योंकि ना मैं इस पृष्ठभूमि में हूँ कि मैं विदेशों की यात्रा अपने पैसे से कर सकती थी और ना ही मैं उस पृष्ठभूमि की थी कि जिसमें मुझे बहुत फ्रीडम थी या मुझे पैसा था या जाने की सुविधा थी। जिस पीढ़ी की हूँ, उस पीढ़ी में तो घर से बाहर निकलना, झाँकना, खिड़की से झाँकना भी बंद था। तो ये एक तरह से मेरे पैरों में तो पंख ही लग गए। हुआ ये कि ये जो इच्छाएँ हैं वो कितनी जल्दी पूरी होती है आपको पता भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा और मैंने हँस के कहा कि अरे यूरोप कैसे आएँगे? लेकिन जब मैं पंजाब से लौट रही थी ट्रेन में मेरे पास एक मेल आया और वो मेल था वहाँ पर जब मैं अपना मेल देख रही थी अपने लैपटॉप में, तो एक मेल आया था वो कोसिया प्रेज़ेंटे मोन्ज़ा का था, इटाली का था और वहाँ पर मुझे वहाँ के एक फेस्टिवल में मुझे आमंत्रित किया था और उन्होंने कहा था कि आपके जाने-जाने का किराया भी देंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ फिर जब मैंने उनसे पत्र व्यवहार किया, तो ट्रेन तो 3-4 दिन लग जाते हैं पंजाब से त्रिवेंद्रम तक आते हुए। तो वो रास्ते भर मेरी यही होता रहा, मैं उनसे संवाद करती रही और ये पता पड़ा कि उससे पहले मेरी कविताओं का फेडरिको फेडरिची ने इटालियन में अनुवाद किया था, जो मेरे ब्लॉग से उठाई थी उन्होंने। तब तक मेरा अपना ब्लॉग था और उससे उठाई थी और वो अनुवाद कैसा था मुझे पता नहीं, कवि कौन है मुझे पता नहीं। हाँ, वो संवाद करते थे कि मैं ये कविता कैसे लिखी, क्यों लिखी और मैं उनको बात करती थी। उन्होंने वो कविता छापकर उस फेस्टिवल को दे दी थी और इसलिए उन्होंने मुझे उसमें आमंत्रित किया था। तो फिर एक बार लगा कि अरे जब इटाली मोन्ज़ा जाएँगे तो हम नॉर्वे भी जा सकते हैं। तो फिर मैंने ओद्वेक से पत्र व्यवहार उस ज़माने में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, मैं सोशल मीडिया में नहीं थी किसी भी तरह के। तो केवल हम ईमेल से संवाद करते थे और इसलिए हमारे हर संवाद में समय लगता था। तो मैंने उससे संवाद किया, उसने कहा, "अरे! तुम नॉर्वे आओ और तुम किसी और को भी लाना चाहते हो किसी को तो लाओ।" तो मैंने कृत्या के जो मित्र थे, बच्चे थे जो काम कर रहे थे उनसे सबसे बात की, लेकिन कोई राज़ी नहीं हुआ और रहने-खाने का इंतज़ाम वो करने वाली थी। फिर इसके बाद में वहीं से पीटर ने कहा कि तुम वियना भी आना। तो इस तरह से तो सबसे पहले जब मैं अ अ, वीज़ा के लिए गई तो उस समय वीज़ा के लिए भी हमको मद्रास जाना होता था। तो उन्होंने पूछा कि मैं लेटर वग़ैरह सब लेकर गई
उन्होंने पूछा कि आपको क्यों जाना है? तो मैंने कहा कि कविता के लिए, पोएट्री फेस्टिवल या वहाँ पर पोएट्री रीडिंग थी, उनका नॉर्वे डे था। उस समय एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। तो उसने उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुझे इन्विटेशन दिलवाया था। इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम अपने देश से भी कुछ लोगों, दूसरे देशों से भी लोगों को बुला रहे हैं। तो वो खर्चा भी वो शायद मतलब टिकट तो मेरे पास था ही और खर्चा बाकी है वो उन्हें देना था। तो रखने का और दूसरी चीज़ों का। तो मैंने कहा कि तो वो कहते हैं कि कविता पढ़ने के लिए कौन बाहर जाता है विदेशों में। मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा, मैंने कहा कि भाई जब गिद्धा पाने के लिए जा सकते हैं, भांगड़ा पाने के लिए जा सकते हैं, तो कविता ने क्या बुरा कर दिया? कविता के लिए क्यों नहीं जा सकते? तो ख़ैर हाँ, यूरोप वो मिल गया और वीज़ा तो मिल गया, वीज़ा आने में भी टाइम लगता करता था। और पहली बार मैंने यूरोप जाने की तैयारी की और बाहर मैं अकेली जा रही थी। बिल्कुल तो मेरी दोनों बेटियों की शादी भी हो गई थी। हस्बैंड उस समय व्यस्त थे अपने कार्य में। तो मैं जब तो फिर टिकट वगैरह बुकिंग करवाई, क्योंकि पैसा तो वहीं मिलना था। जब टिकट बुकिंग करवाई और मेरा पहला था, मुझे इतना जानकारी नहीं थी, तो यहाँ से मुंबई से हमें वहाँ जाना था। मुंबई में पूरी रात बैठने के बाद में रात को 3 बजे की फ्लाइट थी जो हमें नॉर्वे ले जा सकती थी। तो स्टांगवर जाना था, स्टांगवर नॉर्वे में। तो पूरी रात मतलब आप ये सोचिए कि आपके पास में 12 घंटे से भी ज़्यादा है और आप एयरपोर्ट में हैं और मुझे उससे पहले कोई अभ्यास भी नहीं था। तो कहा गया कि वहाँ पर वेटिंग रूम होता है। मैं वेटिंग रूम में गई तो देखा कोई वेटिंग रूम नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, बहुत सी महिलाएँ हैं, विदेशी महिलाएँ भी हैं, वो वेट कर रही हैं और वहीं बैठकर मैं आराम से इंतज़ार करने लगी। फीस देने के बावजूद भी वो बस एक भीड़ वाली जगह थी, हॉल था और हमने करीब उसकी शायद 150-200 रुपया फीस दिया था और उसमें भी मैं बैठ गई। जब अ, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत युवा लड़की थी, वो अकेली बैठी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि मैं करीब 6 महीने से भारत में हूँ। तो 6 महीने से भारत में कैसे? तो कहने लगी कि मैं अकेले घूमने के लिए यहाँ पर भारत में आई थी। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उससे पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? बोले 21 साल। तो 21 साल की उम्र में जब कोई जा सकता है, तो मेरी तो आयु कुछ ज़्यादा है। और इस तरह से हम लोग वहाँ बैठ गए, बातें करने लगे। उस लड़की से मैंने अनुभव पूछा, उसने कहा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से हम वहाँ पर बैठकर बातें-वातें करने लगे। इसके बीच में और भी कुछ विदेशी महिलाएँ थीं, इसमें से कुछ स्विट्ज़रलैंड की थी जो यहाँ पर आके व्यापार कर रही हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, हम लोग तो लैंड जाने का सपना देखते हैं, वो यहाँ आकर व्यापार करती हैं। क्योंकि यहाँ व्यापार करने में ज़्यादा लाभ है, क्योंकि अगर वो यहाँ होटल खोल लेती हैं, तो जो विदेशी आते हैं वहाँ से, उनसे उनको अच्छे डॉलर की यूरो की, डॉलर की प्राप्ति होती थी। तो ये जो व्यापार जो हम लोग नहीं खोल पा रहे थे उस समय, ये 2009 की बात है, तो वो लोग खोलने लगी थी। इस तरह से एक लड़की थी मिली मुझे जो पांडिचेरी में, जो विदेशी थी। मैं संगीत का जो क्लासिकल संगीत के और जो यूरोपियन संगीत पे तुलनात्मक अध्ययन कर रही थी। मुझे लगा कि हमने तो अपनी ज़िंदगी को यूँ ही बर्बाद कर दिया, जबकि ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़कियाँ हैं, ये कितना जानती हैं। फिर 2 बजे के करीब मुझे मुख्य अड्डे में आना पड़ा, जहाँ पे से मुझे फ्लाइट लेनी थी। अ, और लेकिन मुझे तब ये नहीं मालूम था कि अ, ये जाने के लिए, विदेश जाने के लिए आपको इन्विटेशन वगैरह वहाँ पे में इमिग्रेशन में भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि मैंने सोचा मुझे वीज़ा मिल गया। तो जब लोगों ने कहा कि आप अपना पेपर-वेपर ले लीजिए, सबूत वगैरह ले लीजिए कि आप जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं। तो मैंने सब वो मैंने कहा भाई क्यों, मैं तो वीज़ा है, बोले नहीं आप रख लीजिए बाहर, तो मैंने उसको बाहर रख लिया। और जब मैं गई वहाँ पर तो उन्होंने बोला आप क्यों जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ यहाँ पर, तो उनको विश्वास ही नहीं होता है कि कविता पढ़ने के लिए कोई जाता है। तो उन्होंने कहा पेपर दिखाइए, मैंने पेपर दिखाया। मैंने पूछा कि ये जो महिलाएँ हैं, कोई कह रहा है मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, कोई अब कह रहा है मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ, उससे तो आपने कुछ नहीं पूछा, मुझसे क्यों पूछा?
तो नहीं मैडम वो हमें पूछना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं भी कह सकती थी कि मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ या बेटी के पास जा रही हूँ, तब तो आपके पास कोई सबूत नहीं होता या मित्र के पास जा रही हूँ, लेकिन ये कुछ अजीब-सा है। लेकिन ये हमेशा हुआ और फिर हम खैर जो भी है उसके बाद में जब मैं ए एयरप्लेन पे बैठी तो वहाँ से मुझे फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में फ्लाइट बदलनी थी और वो थोड़ा आसान था। विदेश में थोड़ा आसान था बदलना उस समय, क्योंकि उस समय तक ये ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता था कि आपकी बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं होती थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से फिर मैं निकली और नॉर्वे के लिए गई और नॉर्वे के लिए वहाँ से मैं जब स्टांगर्स के 16 एयरपोर्ट में पहुँची तो रात का 1 बज गया था और यानी मैं अगर देखो तो 32 घंटे से बाहर थी। सांगर का जो हवाई अड्डा बहुत छोटा था, बाहर मैं निकली तो उद्वी ने मुझे अ, उद्वी मिली और करीब रात को ही वो मुझे लेने आई थी। वो मुझे ले गई, मुझे अपना कमरा दिखाया। तो ये मैं एकदम ऐसा लगा कि जैसे मैं परियों के देश में आ गई, क्योंकि ये जो आसमान इतना खुला होता है नॉर्वे का या यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो इतना खुला आसमान हमने अपने देश में नहीं देखा। हमें विभक्त आसमान मिलता है। हम कितने भी ऊपर पहुँच जाते हैं, उसके बाद में आसमान में पॉल्यूशन वगैरह, गंदगी वगैरह दिखती है, लेकिन यहाँ से जो आसमान दिखता है, उसके साथ पूरी समूची प्रकृति जो है, वो समेट ली जाती है। ये एक बहुत खूबसूरत बात थी और उन्होंने मुझे तीसरी मंजिल में एक छोटा-सा खूबसूरत-सा कमरा था, जिसको सफ़ेद गद्दों से, रज़ाई से उन्होंने ढाँक रखा था और उसमें उन्होंने मुझे वहाँ पर टिकाया और रात हो गई थी मतलब सुबह ही होने को आई थी। ये घर इतना खूबसूरत था, मुझे बाद में पता पड़ा कि ओदवे के पति और उनके मित्रों ने मिलके बनाया। पूरा घर लकड़ी का बना था। नीचे उनका संगीत कक्ष और बैठक और बड़ा हॉल और रसोई थी। उसकी दूसरी मंजिल में और नीचे उनके सबसे पहले गर्भगृह भी था होता है और उसकी जो पहली मंजिल में उनका ओडवे का खुद का कमरा था और अ, उसके बगल में जाके ही मेरा कमरा था दूर जाके और फिर तीसरी मंजिल में ओडवे का अपने स्टडी था। यानी वो स्टडी इतना खूबसूरत था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे बाँस से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और बिल्कुल छोटी-सी जगह जहाँ से आप पूरी प्रकृति को देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत जगह से वो था। यहाँ पर बहुत ही मेहनत से लोग बाग काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन साथ ही व्यक्ति ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से जीते हैं। औद्वे के घर का एक-एक कोना इतना खूबसूरती से सजा हुआ था, एक-एक अंश इतना खूबसूरती से सजा हुआ था कि मुझे लगा कि यानी अगर उसको कहीं से टैग भी मिला है, तो वो भी लगा हुआ है रास्ते में। यहाँ से किसी से उसको कहीं जा गई है और वहाँ से उसको फेस्टिवल में उसको जो फ़ोल्डर मिला है, वो भी खूबसूरती से लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि इतनी खूबसूरती से सजे घर मैंने बहुत कम देखे हैं। तो उन्होंने ने बताया क्योंकि हम लोगों को अधिकतर घर में रहना पड़ता है, सर्दियों में ख़ास तौर से, तो शायद हम लोग घरों को इसीलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम साल में 8 महीने अ, घर में रहते हैं। ये मई-जून का महीना था और उसके बाद भी ठंड थी, मुझे स्वेटर पहनना पड़ रहा था। इसके बाद में उनके कमरे के घर में जो फूल थे, वो फूल इतने खूबसूरत थे कि मुझे लगा ये प्लास्टिक है, मैं जाकर उसको छूने लगी और मैंने तो उसने हँस के बोली कि ये प्लास्टिक नहीं है, वो समझ गई कि मैं उसको प्लास्टिक समझ रही हूँ और वो हर जगह फूल लगे हुए थे। घर के बाहर क्योंकि वो मौसम ही फूलों का था उनका, क्योंकि 6 महीने, 8 महीने तो बर्फ से ढका होता है और उसके बिल्कुल बगल में रात को उनके बिल्कुल बगल में एक झील थी। वो झील में बतखें तैर रही थी और बतखें भी इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो रबड़ की बनी बतखें हैं। और जब हम वहाँ पर गए थे तो क्योंकि समय का हमको अंदाज़ नहीं हो रहा था, तो बतखें भी अ, एक रात के 9-10 बजे भी पूरी रोशनी थी।
यानी आप सो इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपके 2 बजे 3 बजे तक रोशनी आ सकती है और खिड़कियों को पूरा बंद करना पड़ता है। तो ये अ ये इतनी खूबसूरती प्रकृति की इतनी खूबसूरती थी, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में फिर वो जो जिस कार्यक्रम में हमको ले जाना था, दूसरे दिन को हमें उस कार्यक्रम की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे, पीटर थे, उनसे मिलवाने ले गई। पीटर एक ऐसी संस्था चला रहे थे जिसमें क्योंकि आप यह ध्यान रखिए कि नॉर्वे शांति नोबेल प्राइज़ देता है, तो वो शांति और धार्मिक एकता के बारे में बात करते थे। और उन्होंने ऐसा एक इंटरनेशनल हाउस चला रखा था जहाँ पर कैफ़े, रीडिंग, विश्रामालय आदि सब थे और सारे देशों की सांस्कृतिक स्थापनाएँ थी और वहाँ पर बहुत सी पुस्तकें भी थी यहाँ पर। फिर जैसे और उन्होंने अपने उसमें विभिन्न देशों के लोग रखे थे, जैसे वहाँ पर सेक्रेटरी कोरियन था, उपाध्यक्ष श्रीलंका का था और एक अन्य सहयोगी पाकिस्तान के थे। तो ये ओदवे ने मुझे इसी संस्कृति के आ क इन के में आमंत्रित किया था जिससे मेरे को वीज़ा लेने में बहुत आसानी हो जाए। अब नॉर्वे के बारे में बता दें कि नॉर्वे ये सामी भाषाई आदिवासी के मूल यहाँ के भी यूरोप में भी ये सब आदिवासी थे, मूलवासी थे और ये जो नॉर्वे प्रांत था वो सामी भाषाई आदिवासी का था। और कहा जाता है कि ईसा से 10,000 साल पहले तक यहाँ पर मनुष्य के चिन्ह मिलते थे और लेकिन ये हिस्सा बहुत सालों तक बहुत गरीब रहा था, जो आज बहुत अमीर है। ये बहुत पहले समय तक ये डेनमार्क और अ, स्वीडन से जुड़ा हुआ था। या उनकी ही के साथ में था, उनकी ही उनकी ही सत्ता थी। इसके बाद में लेकिन 1940 में जब नाज़ियों ने अ, नॉर्वे पर भी आक्रमण किया तो नॉर्वे के लोग युद्ध के लिए बहुत अधिक तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही तेज़ी से बहुत अच्छी तरह से युद्ध किया और इसके बाद में उसमें बहादुरी से सामना किया। जीते या नहीं जीते इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है और लेकिन जो 1970 में नॉर्वे में जो तेल निकला, खनिज निकला, उसके बाद इसकी उन्नति होनी शुरू हो गई। नॉर्वे में भी ऐसा है कि जो जिस जगह हम गए थे स्टॉनबर्ग, ये रोगालैंड राज्य के अंदर आता था और यहाँ पे भी बहुत से राज्य हैं। ये राज्य सब स्वायत्त सत्ता रखते हैं और यहाँ पर सारे साहित्यकारों को, लेखकों को, कलाकारों को सरकारी सहायता मिलती है। यहाँ पर फ़िल्म साहित्य आदि का बहुत की उन्नति हो रही है। और यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है इसलिए विदेशियों को बहुत अच्छी तरह से आमंत्रित भी करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप सोचिए कि नॉर्वे में अधिकतर मुझे बहुत से जो लोग हैं जो अ अधिकतर जो उस समय ये तो आज तो हमारे पास में अलग तरह की आपको याद होगा कि ये समय वह तब था जब अफ़गानिस्तान में भी से भी निकाले जा रहे थे। अफ़गान के ही कुछ मूलवासी थे लेकिन जो इस्लाम धर्म के नहीं थे, उनको बाहर निकाला जा रहा था। तो या एशिया या अफ्रीकन देशों से भी लोगों को बाहर फेंका जा रहा था, तो ये शरणार्थी स्थल भी बन गया था। यहाँ पर शरणार्थी बनना बहुत आसान था। क्योंकि उसके लिए सरकार पूरी सहायता करती थी, उनको घर देती थी, उनको रहने का स्थान देती थी। ये नॉर्वे ने बहुत पहले से 90 से जब से उनकी समृद्धि हो गई, उन्होंने शुरू कर दिया। नॉर्वे में बहुत से भारतीय भी काम करते हैं और वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि आईटी कंपनीज़ में और इसकी कंपनीज़ में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास अपने पास इतनी ज़्यादा लोग नहीं हैं। क्योंकि है नॉर्वे की जो ज़िंदगी थी वो एक समय बहुत ही कठिन थी। इन लोगों को
स्वीडन के लोग और ये डेनमार्क के लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे। स्वीडन के लोग तो इनको जंगली भालू कहते थे, पहाड़ी भालू कहते थे, क्योंकि ये मोटे ताजे होते थे और ये बहुत ही पारंपरिक तरीके से रहते थे। तो ओज़वे के हस्बैंड ने बताया था कि उनके पति ने बताया था कि ब्रियान उनका नाम था, उन्होंने नाम है अभी भी। तो उन्होंने ये बताया कि जब वे बच्चे थे, तो उस ज़माने में उन लोगों के पास में भोजन नहीं था, ये गरीबी तो हर देशों में बहुत देशों में रही है। तो वो लोग ब्लूबेरी पहाड़ों से बटोर के लेके आते थे और वो ब्लूबेरी को खाते थे। वो इकट्ठा करा जाता था जिसमें उनकी आंटियाँ वगैरह उसका जैम बना के, अचार बना के, बहुत सी चीज़ें बना के रख लेती थी। और आदमी लोग समुद्र में जाते थे और मछलियाँ पकड़ के उसको स्मोक करते थे। धुएँ में पकाते थे और वो धुएँ में पकी जिसको स्मोक्ड फिश आजकल बहुत अच्छी मानी जाती है, उसको वे खाया करते थे, रखते थे और सर्दियों भर वही उनका भोजन होता था। ये दोनों चीज़ें उनके संतुलित कर देती थी और सर्दियों में इतनी सर्दी हो जाती थी कि उनके लिए बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और ए तो ये ऐसी कठिनाई से ये लोग जब सुख शांति में भी आए हैं, तो भी इन्होंने अपने परिश्रम को नहीं छोड़ा है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्रियान ने ओदरे के पति ने उस मकान को अपने मित्रों के साथ मिलकर बनाया था। अम, आजकल तो मछलियाँ जो है प्रोसेस्ड की जाती हैं और मैं क्योंकि समय इतनी बदल गया है, इतना अंतर आ गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कब सोऊँ, कब जगूँ। तो मैं सोने के लिए जब जाती थी तो मुझे भारतीय समय पे नींद आ जाती और सुबह मुझे भारतीय समय पे नींद खुल जाती तो मैं सोचती कि चलो कुछ पढ़ लिख लें, लेकिन इतनी खूबसूरती होती थी कि बाहर खिड़की से बाहर के आप सिर्फ देखते ही रह जाएँ। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो लकड़ी के घर होने के कारण आपकी हर आवाज़ बाहर जाती है। तो मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं अपने अ, आतिथ्य को परेशान करूँ, तो मैं जगती रहती थी और जब मुझे आवाज़ आ जाती थी ओदवे और बिरान सुबह रेडियो चलाते थे, रेडियो की आवाज़ आती थी, फिर वो दोनों स्नान करने तैयार होने जाते थे और उसके बाद जब वो रसोई में जाते थे, तो मैं बाथरूम में जाके तैयार होके और फिर मैं नीचे चली जाती थी। तो मैंने देखा कि ब्रियान और ओदवे दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मैंने ओदवे अकेली बना रही, मैं भी उनके साथ जाके सहायता करती। वो बड़े खुश होते क्योंकि वो आ चुके थे 2008 में इंडिया, तो वो रोटी, पराठा वगैरह खाना चाहते थे, जो मैं बना सकती थी वहाँ के सामान में, वो मैं उसके सामान बना लेती थी। और जैसे वहाँ पे चावल था, उसने चावल का डब्बा निकला था, बहुत महँगा था, आधा किलो चावल था, उसने कहा चावल बना के ला ले, मैंने कहा नहीं, जो तुम खा रही हो, जो ब्रेड खा रही हो, वही मैं खाऊँगी और तुम मेरे लिए इतना अधिक खर्चा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरी ये इच्छा होती है कि जहाँ पर हम जाएँ उसके ऊपर बोझा नहीं दें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक हेल्प थी मेरे लिए कि आपको वो रहने का मिल रहा है और उस कारण से ये हो गया था कि मैं उस देश को मैं घूम पाई जिससे जिसमें मुझे मतलब जहाँ पर मुझे जाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि नॉर्वे विशेष रूप से बहुत महँगा देश है। फिर जब हम लाइब्रेरी लेके गई तो एक तो पहली बार मैं यूरोप देख रही थी तो यूरोप की सड़कें ही बहुत खूबसूरत थी और नॉर्वे की सड़कें बहुत खूबसूरत। लाइब्रेरी में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे हिंदी की किताबें थीं 2009 में, विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यास भी थे। और ये था कि इससे ये पता पड़ रहा था कि वो अपने साथ में सब कुछ रखते हैं। उस समय आर्ट एग्ज़िबिशन की तैयारी हो रही थी। अच्छा, पास में ही ये थिएटर भी था लाइब्रेरी के पास ही। तो ये एक सांस्कृतिक संस्थान था जिसमें लेखन, पाठन, वाचन कार्य सब होते थे और कॉफ़ी हाउस भी था। यहाँ पर आप बैठकर किताबों को आप किताब खरीदने जाएँ, लाइब्रेरी के अलावा आप वहाँ पर आपको पुस्तक अब ऐसी किताबें होती हैं जहाँ से आप खरीद भी सकते हो, लेकिन वहाँ बैठ के आप पढ़ भी सकते हैं।
उन्हीं किताबों को आप पढ़ सकते हैं। यानी अब आप नहीं खरीदना चाहें तो वहाँ बैठ के पढ़ लें। और बच्चे थे, बच्चों के लिए पुस्तकें थी, उनके लिए विशेष आयोजन थे। तो अब ये लाइब्रेरी तो अलग थी, हम लोगों की लाइब्रेरी तो वही है जो जहाँ पे पन्ने भी आपको पूरे नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से मैं इस लाइब्रेरी को देख के बहुत ही खुश हुई, लगा कि यहीं बैठ जाऊँ, यहीं करूँ, यहीं पढ़ूँ कुछ। लेकिन सब कुछ उनकी भाषाओं में था अधिकतर। हालाँकि उन्होंने विभिन्न भाषाओं के पुस्तकें रखी थी, लेकिन सब अधिकतर उनकी भाषाओं में था। और फिर वो हमें अपने मित्रों के पास घुमाने ले जाती हैं, जैसे ओशा के पास जाती हैं, वो जो बनारस आ चुकी थी और वो वहाँ भारतीय रंगों से विशेष रूप से बहुत प्रभावित थीं और हम उनके जाते हैं उनके घर में। और वो नॉर्वे में भी केरला जैसे आपको चप्पलें बाहर रखनी पड़ती हैं, आपका खाने का अलग होता है और इस तरह से हम ने एक दिन बिताया। तो आज के दिन मैं इतना ही करती हूँ, कल मैं आपको फिर आगे बताऊँगी।